विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि पाठ का प्रश्न उत्तर चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इससे पहले 1 से 4 चैप्टर तक प्रश्न उत्तर अपलोड हो चुका है। नहीं देखे हुए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10th हिंदी के नाम से, जाकर देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। जो देवनागरी लिपि है ना, उसके अक्षर में मतलब कमी स्थिरता कैसे आई है उसको बताना है। चलिए, उत्तर में लिखिएगा कि 2 सदी पूर्व जब इस लिपि के टाइप बने और पुस्तक छपने लगी। देखिए, 2 सदी पूर्व जब देवनागरी लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। तब क्या हुआ? इसके देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है उसको बताना है। ठीक है, चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि भाषाएं लिखी जाती है। एकदम है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है उसको बताना है। तो उत्तर में लिखा गया है, एकदम इजी भाषा में है, लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि तथा उसके बाद के सिंधम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। एकदम इतना लिखिएगा, एग्जामिनर 2/2 मार्क्स आराम से दे देंगे। है क्या कह रहा है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं। जो नंदी नागरी है उस किससे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। मतलब नंदी नागरी है ना, जो एक प्रकार की लिपि है, उसको किसे कहते हैं, किसको कहते हैं नंदी नागरी, और वह किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है यानी विवरण दिया है उसको बताना है। चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। नंदी नागरी किसको कहते हैं? देवनागरी को ही कहते हैं। ठीक है, इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर यानी नंदेंद की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। देखिए, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय एक क्या था, नंदी नगर था, जिसको उसी लिपि के कारण क्या रह गया, यह नंदी नागरी कहलाने लगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं उनके विवरण दे। देखिए, नागरी लिपि है जिसके शुरुआती मतलब आरंभिक लेख, शुरुआती लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं उनका विवरण देना है। चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग सामगंड दानपत्र 754 ईस्वी का है। क्या है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख क्या है? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग सामगंड दानपत्र 754 ईस्वी का है। ठीक है, इतना है कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। मतलब ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों से मतलब दोनों की तुलना में, दोनों के बराबरी में नागरी लिपि की क्या पहचान है। मतलब ये दोनों के सामने नागरी लिपि का क्या महत्व है यानी क्या पहचान है वो बताना है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि
की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण है। क्या है? ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर क्या है? छोटी आड़ी लकीरें तथा ठोस त्रिकोण है। लेकिन क्या है? लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 मार्क्स आराम से दे देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। देखिए, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं उसको बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखा गया है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे। उत्तर भारत में क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे। कहाँ करते थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक यानी जो राजा थे वो कहाँ शासन करते थे? कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। जिसमें क्या हुए? मिहिर भोज महेंद्रपाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज 840 से 881 ईस्वी तक शासन किया था। आपसे पूछा जाएगा कि मिहिर भोज का शासनकाल क्या था? 840 से 881 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, आगे क्या है? आगे क्या है कि उसका ग्वालियर प्रशस्ति पत्र देवनागरी लिपि का लेख है। उसका जो ग्वालियर है ना प्रशस्ति पत्र, वो किस लिपि का लेख है? देवनागरी लिपि का लेख है। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 मार्क्स आराम से दे देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? जो नागरी लिपि है उसको देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है, और जो लेखक है इस संबंध में क्या बताता है उसको बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखा गया है कि नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। नागरी शब्द किससे संबंध रखता है? नगर से ही संबंध रखता है। आगे क्या है? नागरी शब्द है क्या रखता है? नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है, और लेखक ने इसके संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते थे। भारत के सभी शहर थे क्या कहलाते थे? नगर कहलाते थे। लेकिन काशी देवनागरी कहलाती थी। लेकिन जो काशी थी वो देवनागरी कहलाती थी। आगे क्या लिखा गया है कि अतः उसी का आधार लेकर उत्तर भारत की लिपि देवनागरी कहलाने लगी होगी। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स आराम से दे देंगे। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में, नागरी की उत्पत्ति मतलब नागरी का आरंभ हुआ उसके संबंध में लेखक का क्या कहना है? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में यानी जब वह नागरी का जन्म हुआ उसके संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है, और पटना से नागरी का लेखक ने क्या संबंध बताया है उसको बताना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक कहा है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। नगर से ही क्या बना है? नागरी शब्द बना है। आगे क्या है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि नाम धारण किया हो। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। मतलब जो नागरी लिपि है कब एक सार्वदेशिक लिपि बन गई थी उसको बताना है। एकदम आसान भाषा में है, एक लाइन में इसका उत्तर है कि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। इस नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। देखिए नागरी लिपि के साथ ही साथ मतलब जब नागरी लिपि का जन्म हुआ तो उसी समय किस लिपि का जन्म हुआ उसको बताना है। इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है और इसके संबंध में लेखक क्या बताता है उसको बताना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है। नागरी लिपि के साथ साथ क्या होता है, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के एक नया युग का जन्म होता है तथा नागरी के साथ साथ क्या होता है, नागरी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म देती है। इस संबंध में लेखक जानकारी देता है कि 8वीं-9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख भी उसी काल के हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको आराम से नंबर दे देंगे। VVI क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। जो गुर्जर प्रतिहार नाम है वो कौन थे। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि उत्तर में लिखा गया है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। गुर्जर प्रतिहार क्या थे, विदेशी थे। ये भारत आकर बस गए थे। ये क्या हुए थे, भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया था और 8वीं सदी के पहले ही अवंती प्रदेश में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया और बाद में किस पर, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 मार्क्स आराम से दे देंगे है। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसी वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 5 नंबर चैप्टर गद्य खंड का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। मतलब इस जो नागरी लिपि निबंध है इसमें किस किस काल का वर्णन हुआ है उसको प्रस्तुत करना है। ये सिर्फ याद करने हैं, इसमें समझने का कोई चीज़ नहीं है। चलिए उत्तर में लिखा गया है कि सदी 754 ईस्वी का राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समागम दान पत्र। 9वीं सदी 850 ईस्वी का जैन गणितज्ञ महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह। और आगे क्या है, तथा 840 से 881 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया था। 10वीं सदी में क्या है, 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश। 11वीं सदी शिलाहार शासक केसीदेव यानी प्रथम का शिलालेख 1012 ईस्वी उपलब्ध है तथा 1020 ईस्वी का दान पत्र जो परमार वंश के विश्रुत राजा भोज का है और 1028 ईस्वी का महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का पर नागरी लिपि में लिखा गया है। आगे क्या है, आगे है कि 12वीं सदी, इस सदी के केरल शासकों के सिक्के पर नागरी लिपि में वीर केरलस से लिखा मिला है तथा श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्के पर नागरी लिपि ही अंकित है। आगे क्या है, आगे है 13वीं सदी, इस सदी के देवगिरी के यादव राजाओं के ताम्रपत्र नागरी लिपि के है। 14वीं सदी एवं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों का लेख नागरी लिपि में भी प्राप्त है।
इस 2 सदियों में इस्लामिक शासक ने भी अपने सिक्के पर नागरी लिपि का उपयोग किया है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। और इसी तरह 5वां नंबर चैप्टर गद्य खंड का नागरी लिपि का पूरा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। नहीं देखे हुए तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर का फुल नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।